हेलो, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी 1 to 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 को देखने वाले हैं। दृष्टि का जो करंट अफेयर्स 1 ईयर का है, आपके यूपीपीएससी आरओ इत्यादि एग्जाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने 1 से 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है। इसके साथ साथ मैंने 1 to 3 लेक्चर्स का जो समराइज़ करके 1 आवर का एक और वीडियो बनाया था, उसको भी देख सकते हैं ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज हो सके उससे। और भी ऐसे रिवीजन के पार्ट्स लेकर आएंगे और कल से कोशिश है कि आपके लिए यूपीपीएससी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस जो पीवाईक्यू है, जो एमसीक्यूज है लास्ट 20 to 25 ईयर्स के, वो शुरू कर दिए जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस में और मजबूती आ सके, आपके उद्देश्य की प्राप्ति में एक नया मार्ग मिल सके आपको। उसको भी हम कल लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर। आज उसके अपडेट्स मिल जाएंगे कि कब आने वाला है वो नया प्रोग्राम। फिलहाल आज की हम बात करते हैं, जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले चीज़ों का और सही से आप उसकी तैयारी कर सकें। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका भरपूर लाभ उठा सके, हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी इस प्रकार से और नए प्रोग्राम्स को जोड़ते चले जाएँ। और ये सारे प्रोग्राम्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई क्वेरी कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेरे दोनों आईडीज़ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कल तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। आपने बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज़ बुक खरीद लीजिए, क्योंकि साथ साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और ख़ुद भी समझ आएगा कि अच्छा क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। एक तरीका आएगा आपको पढ़ने का। ठीक है, आइए आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर क्या कहता है, भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि भारत में देखिए जल कितने निकाय हैं, उनकी पहली बार जो है गणना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए मेंस में जब ये टॉपिक आएगा ना वाटर क्राइसिस को लेकर, तो वहाँ पर भी आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्व की लगभग 18% जो जनसंख्या है वो निर्वासित करती है भारत में। ठीक है, लेकिन जल संसाधनों की बात की जाए तो मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। तो जो जल संसाधन है, जो जल रिसोर्सेज है, वो 4% ही हमारे यहाँ जो है उपलब्ध है। ठीक है, और अगर बात की जाए, कहा जाए कि ये जो रिपोर्ट आती है जिसमें प्रथम गणना की बात की जल निकायों की, तो कौन जारी करता है? ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे कि ये जो गणना है देश में कुल कितने जल निकाय हैं। मैंने बोला कि वाटर बॉडीज़ जो हैं वो कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,24,540 है, लेकिन इसका मोटा मोटा आपसे हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पर दे दें कि 24 लाख से ज़्यादा, 24 लाख प्लस जो है जल निकाय हैं। और उसमें देखेंगे कि कितने % ग्रामीण क्षेत्र में है और कितने % क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में ही जो परसेंटेज है जल निकाय का वो उपलब्ध है। तो गाँव में 97.1% है और शहरों में देखेंगे 2.9% जो है जल निकाय उपलब्ध है। पूरे भारत देश में कहा जाए तो 24 लाख प्लस की बात करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसको ध्यान रखिए। क्या याद रखना है? जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से, तो वो 5 राज्य आपको याद रखने हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है। तो ये क्या है, टॉप 5 में हमारा यूपी जो है दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, टॉप 5 में हमारा यूपी जो है दूसरी पोजीशन पर आता है, टॉप 5 में। स्पष्ट है? अब यहाँ पर दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए। अब उसमें कहा था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी राज्य है जो अलग अलग है। तो देखेंगे शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आप यहाँ ध्यान देंगे तो शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। इसके बाद यूपी की स्पेसिफिक बात करें तो शहरी क्षेत्रों में चौथे नंबर पर आ जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आपको यूपी कहाँ दूसरे नंबर पर दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर पूछा जाए तो यूपी हमारा कौन से पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, जिसमें हमने स्टेट की बात की। पर अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में यूपी चौथी पोजीशन पर आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन पूरे भारत में अगर स्टेट में देखेंगे तो यूपी दूसरे नंबर पर आ रहा है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आज का हमारा क्या कहता है, देखिए हर टॉपिक में ना हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बोला जा रहा है बस आप उसको सटीक तरीके से कर लीजिए, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके साथ साथ बेसिक जो मैं आपको बताती जा रही हूँ या आपसे पूछ रही हूँ होमवर्क में, उसको बस ईमानदारी से कर लीजिए। 40 से 45 क्वेश्चन गारंटेड आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दूसरे टॉपिक से जाने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर जनसंख्या की बात की गई थी। हर साल आपको कई प्रश्न जो है जनगणना से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जनगणना से मिलते हैं।
ठीक है। तो जनगणना पर एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है। जनगणना में भी भारत की जनगणना के साथ साथ आप यहाँ पर यूपी की जो जनगणना है, यूपी की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। वहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके कई सारे कारण हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं केरल बजट तैयार की यहाँ पर बात की जा रही है। तो केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य, तो यहाँ से ही एक प्रश्न आपका बन गया। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। अब इसमें क्या है, जल बजट के अंतर्गत क्या, जल बजट क्या किस बेसिस पे तैयार किया गया है? तो इसमें क्या है कि ये एक कुंड टाइप का है, उसके अंदर जल भराव, ठीक है, और डिस्चार्ज की जो बीच की प्रक्रिया है ना, उसका अध्ययन करने की बात की गई है। यहाँ पर एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति और उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। तो जल बजट कि कितना मतलब इनकमिंग हो रही है, उसकी मतलब कितना जल भराव हो रहा है और कितना वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मोचन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर वो प्रबंधन की बात की जा रही है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्या याद रखनी, जैसे अब मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की जो यहाँ बात हो रही है, किसकी? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, जो बॉक्सेस में आपको इस तरह की चीज़ें दी गई ना, उनको रट लेना है। ठीक है। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 आपकी कहाँ हुई है? ये सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है, अमेरिका में संपन्न हुआ। कब हुआ है? 22 मई से 2023 तक। ठीक है। इसके बाद इस सम्मेलन की मेजबानी, सह मेजबानी किस किसने की है? तो तजाकिस्तान ने की है पहला, नीदरलैंड ने की है। ठीक है। तो सह मेजबानी इसमें किस किसने की? तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने की है। और अगर देखा जाए तो 1977 में अर्जेंटीना में जल सम्मेलन के बाद ये पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि पहला जो है आपका 1977 में अर्जेंटीना में हुआ था। द्वितीय जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है। और सह मेजबानी किसके द्वारा हुआ है? तजाकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा देखिए, इसमें समझ आ गया ना क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस विषय में बात की जा रही है। तो याद रखना, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य हमारा केरल है। और अगर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो दिया गया है वो आप ध्यान रखना है कि कब कब किया गया, किस किस के सह मेजबानी सहयोग से किया गया है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? अगला टॉपिक कहता है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति है 2023। नीति की बात करें, पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी कहती है कोई टारगेट, यानी कि टारगेट उन्होंने लिया होगा कि इस वर्ष तक हम इस ईयर तक इस टारगेट को फुलफिल करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये उपकरण नीति यहाँ पर दी गई है। ये चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण के रूप में इन्होंने बताया है। कुछ यहाँ पर वर्गीकरण भी इसका किया, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं बस समझने के लिए। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। 4 चिकित्सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भारत सरकार के सहयोग से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका आ जाएगा एमपी, फिर आपका आ जाएगा यूपी। ठीक है। एमपी, यूपी और तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। तो 5 ये जो है जो राज्य हैं, ये आपके देखेंगे कि 4 चिकित्सा उपकरण पार्क यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें याद रखनी, जैसे यहाँ बोला गया है कि 2023 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दी थी। और इसके तहत उन्होंने क्या किया? चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में, ठीक है, 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब आप कह रहे हैं ये जो पॉलिसी आई है वो 2023 को आई है। ठीक है। 2023 को आई है और प्लस 25 वर्ष आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा आप देखिए। तो 2023 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो आप बताइए कितने साल के बाद यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। 2023 चल रहा है प्लस इसमें 25 वर्ष जोड़ दीजिए, 25 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो 2048 लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 2048 तक का इन्होंने टारगेट लिया है। तो लंबा चौड़ा टारगेट है। ठीक है। 2048 तक का इन्होंने कहा है कि उतने तक 2048 तक आते आते हम चिकित्सा उपकरणों को बेचने में वैश्विक बाजार में अपनी लगभग 10 से % की अपनी वहाँ पर अपने पैर जमा लेंगे, उनको बेचने के मेडिकल डिवाइसेस में। ठीक है। अपने पैर जमा लेंगे, 2048 तक 10 से 12% हिस्सेदारी अपनी भारत की रखेंगे बेचने में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये क्या किया है इन्होंने, लक्ष्य रखा है यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये बहुत याद रखना है अच्छे से ताकि आपको वहाँ पर याद रहे।
क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2030 तक हमने देखा कि चिकित्सा उपकरण वर्तमान में यहाँ कह रहे हैं कि जो है 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित है। नॉर्मल आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते ही इंपॉर्टेंट है, ये नीति जो है चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निर्माण की परिकल्पना भी करती है। तो इसके बारे में जान लेंगे आप कि निर्यात संवर्धन जो परिषद है, एक्सपोर्ट जो प्रमोशन काउंसिल है, उसका भी ये परिकल्पना करती है। ठीक है, तो 25 वर्षों में 2048 तक आप देखेंगे कि ये इसको अचीव करने की 10 से 12% की अपनी पैर जमाने की विश्व स्तर पर बात कर रहा है, वर्ल्ड लेवल के मार्केट पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या क्या चीज़ें आपने समझ लिया। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक आता है, देखिए जिस तरह से मैं टॉपिक आपको करा रही हूँ उसमें बेसिक्स भी आपसे पूछती हूँ, आपको बेसिक बताने के लिए होमवर्क भी देती हूँ। तो उस होमवर्क को भी अगर आप ईमानदारी से कहीं और किताब से नहीं, सिर्फ घटना चक्र से कर लेंगे, यदि नहीं है तो हमें अपडेट करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी कर लेंगे तो भी आपके 40 से 45 क्वेश्चन बनने की 100% की संभावना है। ठीक है, तो निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइमली आपको चीज़ें पता चलती रहें। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम क्या है, क्या कहने का मतलब है, तो इसमें क्या है कि पुस्तक ग्रामों को पठन पाठन, ठीक है, यहाँ देने के पठन पाठन लेखन और पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के, यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले का अरगम गांव, ये मेन है, अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा, बना नहीं है। फिर से इसको रफ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अरगम गांव की बात करें, अरगम गांव जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले का अरगम गांव है, वो विश्व का, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है। तो अरगम गांव जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है। तो सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है, अरगम है। क्यों मैं इसको बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। अरगम गांव कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला फैक्ट, ठीक है, ये आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपका क्या कह रहा है कि ये जो अरगम गांव है, ये एनजीओ सरहद, एनजीओ का नाम है सरहद, जो कि जम्मू कश्मीर और के सरकार के सहयोग से किया जाएगा। ये जो कार्य है, क्या कार्य है, ये पठन पाठन लेखन और पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए जो पुस्तक ग्राम, सबसे बड़ा भारत का पुस्तक ग्राम की बात कर रहे हैं, इसको चलाने के लिए जो एनजीओ है सरहद जिसका नाम है, और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से इसको चलाया जाएगा। ठीक है, तो सरहद नाम जो है वो आपका एनजीओ का है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। याद रखना है, बनाया गया नहीं, बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ जाता है, जिस पे स्टार लगा रही हूँ वो तो देखना ही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो। इसके बाद हे ऑन वे, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। तो पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से हाल ही में हेन ऑन वे जो लाया गया है, ये चर्चा में बना हुआ है, वो किससे संबंधित है, तो क्या है, विश्व का पहला पुस्तक नगर है। हेन ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है, इससे प्रश्न ज़रूर आएगा, डबल स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद कहता है ये वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, हेन ऑन वे, तो महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इसके ऊपर बचे हुए टॉपिक पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि मई 2017 में मिलार जो है गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में माना जाता है। तो महाराष्ट्र के क्या नाम है, मिलार, कब जोड़ा गया, 2017 में। मिलार क्या है, महाराष्ट्र का एक गांव है। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है, देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होगा वो समझिए। यहाँ पर मिलार की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलार की जो बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, भिलार है, भिलार है ये, ठीक है, भिलार है। भिलार की जो बात करें, ये देश के पहले, ऐसा नहीं है कि 2023 में, वो माफ़ी चाहती, 2023 या जब भी 2023 में पहला बड़ा पुस्तक ग्राम की बात करें, ये बड़ा पुस्तक ग्राम की जो बात करें वो 2023 की बात करें, लेकिन उससे पहले भी था। तो सबसे पहला देश का पुस्तक ग्राम कौन सा, मिलार, जो कि महाराष्ट्र से है। और अगर सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम पूछा जाए, सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम पूछा जाए तो अरगम है, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर के गांव अरगम से, अरगम का है, अरगम है। और अगर पूछा जाए सबसे पहला, तो देश का सबसे पहला पुस्तक ग्राम भिलार, जो कि महाराष्ट्र सतारा जिले में अवस्थित है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद यहाँ आते हैं झारखंड का जामताड़ा
हर गांव में पुस्तकालय देश का पहला जिला बना। अब ये तीसरा पॉइंट है। अब तीसरी इसी टॉपिक में तीसरी हेडिंग क्या है कि अगर पूछा जाए देश का पहला जिला कहाँ कौन सा है जिसमें हर गांव में पुस्तकालय की बात की गई, तो झारखंड का जामताड़ा है। बहुत बहुत तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम भारत में कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अरगम में है सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। सबसे पहला पुस्तक ग्राम कहाँ पर है? भिलार, महाराष्ट्र में है। और देश का पहला जिला ऐसा कौन सा है जहाँ पर हर गांव में पुस्तकालय की बात करता है? वो क्या है? झारखंड का जामवाड़ा है। ठीक है, जामवाड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा इसमें पॉइंट क्या कहते हैं। जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित किया गया है। तो पहला पूर्ण पुस्तकालय कौन सा है? केरल का धर्मदम है। ये चारों पॉइंट अच्छे से रट लेना है, टिप्स पे रटिए, याद हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ तक स्पष्ट है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी। और किताब के साथ साथ पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा किताब को पढ़ना कैसे है, कैसे वीडियो में चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके साथ बेसिक को कैसे समझना है, बेसिक के साथ पढ़ते हुए कैसे हमें करंट अफेयर्स को ऑलवेज अपडेट करते रहना है, वो इस किताब के साथ साथ वीडियो में आपको बेहतर समझ आएगा। और बहुत महंगी नहीं है, मात्र 120 रुपये की किताब है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। देखिए अब अरावली की बात आई है, तो अरावली रेंज तो हम सभी जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है, अगर नहीं जानते तो उसको देख लीजिए। जो ये 4 अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में विस्तृत है और भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से। अब जैसे पर्वत श्रृंखला कह रहे हैं तो कैसे हम बेसिक को इसके साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अब आया है तो पढ़ लेना है, हमें पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है किस पर्वत श्रृंखला की? सबसे बड़ी चोटी अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? इसी के साथ साथ आप देखेंगे पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इत्यादि के बारे में पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत के संदर्भ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ज्योग्राफी का आपका एक ये काम यहाँ पर होमवर्क आज यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम कह रहे हैं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है चर्चा में क्यों बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अपक्षय, अपरदन और मरुस्थलीयकरण और भूमि क्षरण से बचाने के लिए इसको ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई। ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर की वॉल खड़ी कर दी गई, यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर और पेड़ पौधे इत्यादि को लगाने पर ग्रीनरी पे फोकस किया जा रहा है। तो उनके अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के कारण ये ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अब किसके द्वारा की गई है? आप देखेंगे भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनके द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, देखिए जो दिवस दिए गए हैं मैंने कहा था उसको एक पेज पर लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही, जिस जिस दिवस का नाम आता जा रहा है उसको तुरंत अपनी कॉपी पे पेज पे नोट करते जाइए। और जितने भी दिवस मैं पढ़ाऊँ अभी तक जो भी पढ़ाया है या आगे भी लास्ट में लिस्ट जारी कर दूँगी, फिलहाल उससे पहले खुद के नोट्स बनाइए, दिवस कहाँ कहाँ दिया गया उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। इसके अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। किस परियोजना का? जिसको हम पढ़ रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का। ठीक है, अब यहाँ पर हरियाणा के टिकली गांव, हरियाणा ही क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 4 राज्यों से होकर जो है अरावली रेंज गुजरती है ना, तो इसलिए हरियाणा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रृंखला के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर अरावली की जो श्रृंखला है उसके आसपास यहाँ पर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। तो इनका उद्देश्य है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास कम से कम 5 किलोमीटर के बफर जोन को यहाँ पर हरित बनाना है, ताकि ये जो क्षरण, मरुस्थलीकरण, अपक्षय, अपरदन हो रहा है उससे इसको बचाया जा सके। तो ग्रीन वॉल मतलब सेफ्टी की बात करता है। ठीक है, सेफ्टी की बात करता है। वॉल क्या करता है? सेफ्टी की बात करता है ना। तो यहाँ पर समझ आ गया आपको। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ पूछनी है, कोई डाउट है? कोई चीज़ पूछी जाती है अगर होमवर्क के तौर पर तो उसे ज़रूर सर्च करिए, गूगल का हेल्प लीजिए, वरना पुनरावलोकन जो घटना चक्र का है हर विषय से संबंधित आपके पास होना ही होना चाहिए। उसमें जाके तुरंत उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, वो भी मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि किस टॉपिक में आपको ये मिलेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 यहाँ पर दिया गया है। तो पीटी के लिए जो है ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि ईयर दे देंगे आपको कब से कब तक ये जो नीति पॉलिसी है इसकी बात की जा रही है, 2022 से 27 के बीच की बात की जा रही है। तो यूपी के पीटी के पैटर्न से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण आयोग उद्योग नीति जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है वो नोडल विभाग है इसका। उसका नोडल विभाग कौन है? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी ही होगी इसकी। कुछ खास नहीं है, बस इतना सा टॉपिक है, इसको बस इतना सा ही याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में लगाना है। इसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जे की बात की गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टीज़ हमारे भारत में कितनी हैं? हमारे देश में नेशनल पार्टीज़ जो थी वो 8 थी, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट आप देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल पार्टीज़ जो है अब हमारे राज्य हमारे देश में 6 रह गई हैं। इसके पीछे का कारण पहले यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। राष्ट्रीय दल की वर्तमान संख्या यहाँ पर 6 दी जा रही है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। और इसमें जो है पहले 3 पार्टीज़ को देखेंगे। इसमें जो टोटल एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे 8 पार्टीज़ थी, जिसमें से 3 पार्टीज़ को जो है हटा दिया गया। वो 3 पार्टीज़ कौन कौन सी हैं उनको समझ लीजिए। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसके बाद आपका CPI कौन सी है? आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद NCP पार्टी है, जिसका नाम है आपका एनसीपी पार्टी का नाम है आपका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर जो बात कर रहा है एनसीपी, CPI और AITMC की बात कर रहा है। इन 3 पार्टीज़ को यहाँ से हटा दिया गया था नेशनल पार्टी से। इसके बाद हमारे पास 5 नेशनल पार्टीज़ बची थी, ठीक है। तो 5 बची थी, 3 हटा दिया गया क्योंकि टोटल 8 थी। फिर 5 में एक और जोड़ी गई जिसको हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, आप पार्टी। तो इस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में 6 नेशनल पार्टीज़ हमारे वर्तमान देश में यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या? अब जैसे पार्टीज़ की बात करें, नेशनल पार्टीज़ की बात करें, इलेक्शन सिंबल्स की बात करें, तो आपकी पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए? मैंने पहले भी पिछले उसमें कहा था, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को अच्छे से रख जाइए, जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद समझना है किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या इसमें कहा गया है, ठीक है। इसके निर्वाचन, इसके जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है इत्यादि को यहाँ पर देखना है। उनके आयुक्त वगैरह कैसे नियुक्त होते हैं यहाँ पर, वो सब हमें समझना है। इसके साथ साथ बेसिक्स में आप जाएंगे, ये सब घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी में मिल जाएगा। इनके काम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार का काम होता है इनका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इनका चयन किस प्रकार से होता है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये सारी चीज़ें इनके बेसिक के बारे में हमें जो है घटना चक्र से सारा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। घटना चक्र कौन सा? पॉलिटी का। उसके अंतर्गत निर्वाचन प्रणाली के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में वहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। तो बेसिक के लिए आप उसको अभी गो थ्रू कर सकते हैं, उसके अलावा भी कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने समझा। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक ही, पहले क्या कह रहे हैं, ये हमने समझा कितनी पार्टीज़ थी। अब कह रहे हैं कि इसके तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित मानदंड हैं। तो ऐसे कौन से मानदंड होते हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल का उनको जो है दर्जा दिया जाता है किसी पार्टी को? तो कौन कौन से यहाँ पर मानदंड है ये देख लीजिए, हो सकता है पूछ लें आपसे। किन्हीं 4 राज्यों में से हर राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हो। उनके लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 4 राज्यों में वो स्टेट जो है पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। किन्हीं 4 राज्यों में से हर राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत उन्हें प्राप्त हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए उस पार्टी के पास। दूसरी शर्त क्या है कि पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तर यानी कि स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो। इस क्राइटेरिया से जो पार्टी गुजरेगी आप देखेंगे उसे नेशनल पार्टी के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी अभी 4 राज्यों में जो है पार्टी में स्थापित किया खुद को, इस कारण से उसको नेशनल पार्टी के अंतर्गत अब रख दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी को रखा गया। लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछे कितनी नेशनल पार्टीज़ हमारे देश में हैं, और इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए साथ में पूछ लिया जाए बेसिक के तौर पर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो गूगल से सर्च करें, नहीं तो मैं कहूँगी सबसे सिंपल तरीका है घटना चक्र का पूर्वावलोकन उठाइए। जो मैं बता रही हूँ सर्च करने के लिए उसे वहाँ से सर्च करिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, PYQs भी हो जाएंगे, MCQs बहुत अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो क्या कहता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये एक नया टॉपिक है।
इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम में जो छिटपुट जनसंख्या, जो छोटे छोटे जनसंख्या समिति कनेक्टिविटी, ठीक है, छोटी मोटी जो जनसंख्या जहाँ रहती है, सीमित, जहाँ पर कम से कम कनेक्टिविटी है चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो उत्तरी सीमा, नॉर्दर्न बॉर्डर के जो सीमावर्ती गांव हैं, उनको आच्छादित करने की परिकल्पना की, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। और आप देखेंगे ऐसे छोटे मोटे जो प्लेसेस होते हैं, नॉर्दर्न जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि विकास की पद्धति पर आगे बढ़ने के लिए या रोजगार के लिए काफ़ी लोग जो है पलायन कर जाते हैं, ठीक है, दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, ताकि बाहर के लोगों के साथ उनसे और कनेक्ट कर दिया जाए, उन्हें और समझा जा सके चीज़ों को, तो वीबीपी यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लाया गया था। कब लाया गया? ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान इसमें बात की गई थी, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में मुख्यतः आप यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के जो अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किवितु में लॉन्च किया गया। तो किवितु में इसको पहली बार लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को। तो ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट की बॉर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना, मैंने कि केंद्र क्षेत्रीय और केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत क्या होता है डिफरेंस, वो मैंने बताया था आपको। आपने लास्ट वीडियोज़ देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया, तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इस योजना के तहत आप देखेंगे 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों और 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया। तो 4 राज्य आपको याद रखने, जो नॉर्दर्न बॉर्डर की बात, नॉर्दर्न सीमा की जो बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड है, ठीक है। ये याद रखना है इसके अंतर्गत कि कौन कौन से हैं और किस गांव में जो है इसको सबसे पहले लॉन्च किया। तो किवितु में लॉन्च किया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। और इसमें या किस पर्पस से इस प्रोग्राम को लाया जा रहा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये दिया गया ना, इन गाँवों से लोगों को पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी, और उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उद्देश्य तो हमने जान ही लिया है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 आता है। तो पहले भी आपने देखा है कि हम कई सारे जो है जो 6 लगभग हम देख चुके विधानसभा चुनाव के जो राज्य हैं, उसी में 3 और जोड़ लीजिए तो टोटल 9 आपके विधानसभा चुनाव के हो जाते हैं, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अब मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की जो बात करें तो 7 सिस्टर्स के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया ही था। उसी कड़ी में आपको यहाँ पर देखना है कि मैप में ये लोकेशन कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, किन किन या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी क्या इनकी कोई सीमा साझा होती, वो सब आपको यहाँ पर देखना होगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, देखना है कि इन तीनों राज्यों में, इन तीनों जगह पे देखना है कि कितनी टोटल सीटें। आप लकीली कहेंगे, देखेंगे कि इन तीनों ही विधानसभाओं में क्या है, 60-60 सीटें सभी के पास है, इक्वली सीटें हैं, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन नियुक्त हुए, यहाँ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, ये सब हमें देखना है। तो अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में जैसे मैंने कहा कुल टोटल कितनी सीटें, 60 है। बात करें SC/ST की, इसमें कितनी रिजर्व है, तो 7 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, SC/ST के लिए इतनी सीटें क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है, ज़्यादातर जनजाति रहती है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, फिर इनके देख लेंगे, इनके जो है मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री आप देखेंगे यहाँ पर कोनराड के संगमा है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या था, नागालैंड। तो नागालैंड में भी बताया 60 सीटें, उसमें से 59 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसके बाद इनके जो आप देखेंगे कि इनके मुख्यमंत्री कौन है, तो इनके मुख्यमंत्री जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर 5वें कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जो है नागालैंड के नेफ्यू रियो इनके CM है यहाँ पर, ठीक है, नागालैंड के। इसके बाद दूसरा आते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी यहाँ पर 10 सीटें अनुसूचित जातियों और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो कि टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 सीटें और 10 अनुसूचित जातियों के लिए हैं, ठीक है। और इनके आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री हैं वो माणिक साहा है, माणिक साहा जो है उनके मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। क्लियर है? क्योंकि पहले भी हमने इस तरह का टॉपिक किया था। क्या क्या ध्यान रखना है, CM कौन है, विधानसभा के उस वक्त के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, देखना चाहें तो पार्टीज जीती कौन सी वो देख सकते हैं, और उनका लोकेशन मैप पे देख लेंगे तो और बेहतर तैयारी आपकी हो सकेगी, ठीक है। ये कुछ शीर्ष राज्य हैं यहाँ पर
माफ़ी चाहती हूँ, ये दूसरा टॉपिक है। तो कुछ शीर्ष राज्य हैं जिनके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा है, और टोटल 9 राज्य जो है जहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात की गई, 3 अभी पढ़े हैं, 6 हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अगला टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या कहती है? तो क्या है, ये अपनी तरह की एक पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है, यानी कि नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट है ये, जो हर राज्य के न्याय प्रणाली में 4 स्तंभ। अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए इस एक सूचना जो है उसको एकत्र किया जाता है एक जगह पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ स्तंभों को इन्होंने चिन्हित किया है। ठीक है, अब हमें मेन टॉपिक पे यहाँ पर आना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या है, तीसरा संस्करण है, तो याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा था पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां इस तरह का 10वां हो, तो याद रखना है संस्करण। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इसे किस किस के संयुक्त रूप से चलाया जाता है, किस किस के साथ चलाया जाता है, जैसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, ठीक है, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, TISS प्रयास। तो ये सारे नाम आप चाहे तो याद रखिए, वरना इतना टेंशन या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बट देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें फिर मेन टॉपिक पे क्या आना है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसमें टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, और लास्ट बॉटम 3 स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बॉटम, देखिए इंडिया जस्टिस रैंक की अगर मात्र बात की जाए तो फर्स्ट 2 3 पर कौन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, स्पष्ट हो गया। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक ऐसा राज्य है जो पुलिस, ठीक है, जेल प्रणाली और न्यायपालिका और कानूनी सहायता दोनों, चारों में, ठीक है, चारों में पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता, ये क्या है, ये 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बेस पर इनको निकाला जाता है। इस बेसिस पे एक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वो 4 स्तंभ कौन से, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता। उसमें कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर बात की जाती तो उसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, तो याद रखना है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है कर्नाटक, यहाँ पर लिख देती हूँ, कर्नाटक जो है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पर पुलिस, इसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु जेल प्रणाली में पहले नंबर है और न्यायपालिका प्रणाली में पहले नंबर है। तो जेल एंड पुलिस प्रणाली में जो है पहले नंबर पर कौन है, यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना वैसे तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन पुलिस प्रणाली में आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस प्रणाली में जो है तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है पहले नंबर पर, वैसे ओवरऑल तीसरे नंबर पर। कंफ्यूजन तो नहीं है। IGR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में टॉप 3 में कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, लेकिन पुलिस प्रणाली, जेल प्रणाली, न्यायपालिका प्रणाली, कानूनी सहायता के अंतर्गत दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, और तमिलनाडु जो है पुलिस प्रणाली, जेल प्रणाली, तमिलनाडु जेल प्रणाली और न्यायपालिका में पहले नंबर पर है, और तेलंगाना पुलिस प्रणाली में पहले नंबर पर है। यूपी का इसमें कहीं नाम नहीं आया। लेकिन बॉटम 3 की जब बात की जा रही है तो बॉटम 3 राज्य में आप देखेंगे यूपी जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में 18वें नंबर पर है। हमें मेन ये याद रखना है, यूपी की जहाँ पर बात हो रही है तो ओवरऑल स्टेट में अगर हम देखें बॉटम 3 में तो यूपी अपना 18वें नंबर पर आता है, टॉप 1 में अपना कर्नाटक आता है। पर अगर जेल, पुलिस और न्यायपालिका, कानूनी सहायता में देखें तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, और तमिलनाडु देखेंगे पुलिस और जेल प्रणाली और न्यायपालिका में पहले नंबर पर है, जो कि तेलंगाना पुलिस प्रणाली में पहले नंबर पर है। लेकिन ओवरऑल कर्नाटक पहले नंबर पर और अपना यूपी 18वें नंबर पर है। ठीक है, याद रहेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं इसमें देख लेते हैं। देखिए आगे अपना अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर है, कह रहे हैं MV गंगा विलास। ठीक है, MV गंगा विलास जो है विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा नदी क्रूज़ है। तो इस विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ हमें याद रखना है, कौन सा है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़, MV गंगा विलास है। अब ये क्या है, तो देखिए देश में क्या है, अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यहाँ ध्यान रहना है कि देश में अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है ये अधिनियम लाया गया। ये अधिनियम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जो है 16 को लागू किया गया था, ये याद रखना है।
और इसमें कह रहे हैं, अब नीचे आते हैं, ये हमने देखा इसका बेसिक। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व के सबसे लंबे क्रूज़ की अगर बात की जाए, विश्व के सबसे लंबे क्रूज़ की जो बात की जाए वो कौन सा है, MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। अब बात कर रहे हैं ये विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज़ की, MV गंगा विलास की, ठीक है। तो वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना कर दिया गया है। और आप देखेंगे ये जो यात्रा है ये 23 फरवरी 2023 को 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ से जाकर ये पूर्ण हुई है, यानी कि वाराणसी से शुरू हुई है और असम के डिब्रूगढ़ जिले से ये समाप्त हो रही है। लेकिन इसके बीच में इसने इंटरनेशनल सीमा को भी कहीं ना कहीं छुआ है। वो कौन कौन से 32 किलोमीटर की इसकी यात्रा रही है, जिसमें बांग्लादेश की कुछ क्षेत्रों की यात्रा भी इसके अंतर्गत शामिल देखी गई है, उस तरफ भी देखी गई है, ठीक है। तो इनका आप देखेंगे कि जो ये टारगेट रहा है वो असम डिब्रूगढ़ जिले से होकर गई है, वाराणसी से इसको शुरू किया गया था और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी छुआ है। तो वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे इंटरनेशनल सीमाओं को भी इसने वहाँ पर टच किया है। और MV गंगा विलास क्रूज यात्रा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर याद रखना राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि आपका जो NH1 है, NH1 जो है वो कहाँ से, हल्दिया से, ठीक है, लिख देती हूँ, हल्दिया टू प्रयागराज तक का है, प्रयागराज का है, ठीक है। इसके बाद आपका देखेंगे NH2 जो है, NH2 आपका कहाँ से कहाँ तक का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ से है, धुबरी से, लिख देती हूँ, धुबरी से कहाँ तक है, धुबरी से सदिया तक का मार्ग से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है, वो ये है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, हमने देखा कौन से हिस्से से कहाँ तक जाता है। इसी के साथ इसमें नदियों की बात करें तो गंगा, ठीक है, गंगा भागीरथी और हुगली, गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से ये निर्मित है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है, जो धुबरी से सदिया तक होकर गुजरता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी से होकर ये प्रणाली से बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से ये बना हुआ है। तो NH1 का जो मार्ग है हल्दिया से प्रयागराज, नदी कौन कौन सी, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है। NH2 राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका जो NH1 नहीं, माफ़ी चाहती, NW1 बोलेंगे, वो तो राजमार्ग हो जाएगा, ये तो वाटर मार्ग की बात करें, NH1 नहीं, NW1 और NW2 है, ठीक है। तो NW2 धुबरी से सदिया और इसकी नदी कौन सी प्रणाली है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र पे तो मैंने एक बार होमवर्क आपको दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ क्या है, इनका और अन्य नाम क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पर आप देखेंगे गंगा नदी की बात आई है तो याद रखना कि गंगा जो जो गंगा का जो यहाँ इसको ऐसे याद रखिए, जो गंगा का तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र के बारे में हर एक चीज़ पता कर लीजिए, इसका उद्गम स्थल क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटीज़ हैं, इसके बारे में पता चली, और अन्य नाम इसका क्या हो सकता है वो पता करिए। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने कहा था एक दिन पता करना, उसी प्रकार से गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल में पता कर लीजिए। क्लियर है। इसके साथ साथ ये जो क्रूज़ यात्रा है वो कोलकाता से धुबरी तक इसको इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरी है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे हो सकता है फैक्ट के रूप में पूछ लें। और ये पहली ऐसी यात्रा है जो स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल हुए थे। तो पूछ सकते हैं कि किस अन्य देश के जो पर्यटक है शामिल हुए, स्टेटमेंट के तौर पर हो सकता है चेंज कर देना। तो याद रखना है कि स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये जो पोत प्रदूषण, ये जो MV गंगा विलास है, ये पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र यानी कि पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म और नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो इससे पूर्ण बना हुआ है, पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म और नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी से मिलकर ये जो है आपके ये क्रूज़ जो है बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ बनाया जा रहा है। किन किन नदियों से, NW1 NW2 कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आप ध्यान रखना है। इसमें मेन यही ध्यान रखना है, ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने हाईलाइट किया, उसको देख लीजिए। अच्छे से कुछ समझ नहीं आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हेजिटेट नहीं होना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा निर्णय देने वाला पहला उच्चतम न्यायालय। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा यानी कि हाई कोर्ट ने जो है उस केरल की जो क्षेत्रीय भाषा, केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है, मलयालम है।
ठीक है, यानी कि मलयालम में इसने एक अपना पहला उच्चतम न्यायालय ने एक क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है। अब आपको याद होगा कि हाई कोर्ट के बारे में एक यहाँ पर बोला गया है, एक पहले मणिपुर की जो हिंसा की बात थी वहाँ पर भी हाई कोर्ट का नाम आया था। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी डिटेलिंग्स आप ले सकते हैं ले लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, निर्वाचन ये वो सारे भत्ते इत्यादि और ड्यूरेशन सब पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो होमवर्क है आपका, ज़रूर कर लीजिएगा। कहाँ से करना है? पॉलिटी के पूर्णावलोकन घटना चक्र से करना है, कहीं ज़्यादा सर मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कही जा रही है कि पहला ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही निर्णय देने का प्रयास करिए। तो DY चंद्रचूड़ इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव देते, कहते AI टेक्नोलॉजी का इत्यादि का सहयोग लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है उसके द्वारा कोई निर्णय लेने का यहाँ पर प्रयत्न करिए। AI टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक भाषा संस्करण द्वारा संचालित जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग का भी सुझाव यहाँ पर उन्होंने दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर और तथ्य क्या क्या फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। जो केरल का हाई कोर्ट है उसके द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में इसको प्रकाशित देने का निर्णय लिया गया। वो कौन सा निर्णय था, कौन सा वर्डिक्ट था जिसपे इस तरह का निर्णय लिया गया? तो वर्डिक्ट था वाहन क्रय ऋण जो है आपका व्हीकल परचेज लोन और चेकमेड के निर्माण से संबंधित जो निर्णय है वो आपका मलयालम भाषा में लिया गया है। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पूछते। आप स्टार्टिंग में एक चीज़ आप देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत, यहाँ कह रहे हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं की जो है उसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा की यहाँ पर बात की गई। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि भाई पॉलिटी में हमें जाके सूचियों के विषय में, यहाँ तो सिर्फ 8वीं अनुसूची की बात की गई है, हमें जितनी भी टोटल अनुसूची है उनके बारे में पॉलिटी में पढ़ना है। तो आज का होमवर्क आपका ये भी है कि पॉलिटी में जितनी भी अनुसूचियों के बारे में निर्णय, अनुसूचियों के बारे में डिटेल में लिखा है वो जानना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब ये अनुसूची इत्यादि की बात आ रही है, ठीक है, तो आपको और भी चीज़ें जाननी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हुब्बिल जंक्शन विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इससे ये समझ आ गया हुब्बिल जंक्शन जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब आपका यहाँ होमवर्क एक चीज़ लिख दीजिए साथ में कि रेलवे जो जोन है ना, रेलवे जोन, ठीक है, रेलवे जोन कौन कौन से हैं भारत में, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, ये आप ज़रा सा होमवर्क करिएगा और इसे भी घटना चक्र से करने का प्रयास करिएगा, वरना गूगल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका फुल नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बिल जंक्शन। इसको जो है यहाँ पर इसके नाम से जाना जाता है। 2015 में हुबली जंक्शन के नाम बदलकर हुब्बिल जंक्शन का नाम कर दिया गया था। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे के हुब्बिल रेलवे मंडल का हिस्सा है जो कि हुब्बिल कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, किस नाम से, किस नाम में परिवर्तन हुआ है? यहाँ पर कह रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ने क्या हुआ है कि हुब्बिल जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर संख्या 8 है ना, इसको विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रखा गया। किस प्लेटफॉर्म को? हुब्बिल जंक्शन की जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखना है। इसके बाद कहते हैं कि अब जैसे यूपी का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो सबसे पहले वो बहुत लंबा था, फिर इसके बाद अभी नंबर 1 पे हुब्बिल जंक्शन का नाम देखने को मिलता है। अब यूपी की कहीं बात हो रही है तो याद रखिएगा यूपी के संदर्भ में गोरखपुर जंक्शन जो उत्तर प्रदेश का है उसकी जो लंबाई है मीटर में 13,066 है, और इससे पहले जो है हुब्बिल जंक्शन जो कि कर्नाटका में है। तो बस इतना याद रखना है यूपी का, और पहला नंबर पर कौन है थोड़ा सा वो देख लेना है। यहाँ पर क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है चीज़ें। बेसिक जो मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ बस वो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। आपके कुछ जो मार्क्स हैं वो कंफर्म एकदम हो जाएंगे अगर तरीके से इसको हूबहू ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। तो विदिशा जो है वो किससे संबंधित रखता है? विदिशा कहाँ है पहले हमें ये जान लेना है। विदिशा जो है भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। ये विदिशा जो है MP में यहाँ पर आकांक्षी जिला है। आपने पढ़ा होगा पहले हमने दक्ष, ठीक है, ऐसे तरह के कई सारे जिलों के नाम बताए थे जो कितने संपन्न है इत्यादि के बारे में बताया था। उसी में आकांक्षी जिला के संदर्भ में एक और जो है 5G टेक्निक के यहाँ लागू करने की कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग 112 आकांक्षी जिलों को यहाँ पर
लागू के बारे में कहा गया है इस कार्यक्रम में। लेकिन स्पेसिफिकली याद रखना है, उत्तर प्रदेश में 8 जिलों के बारे में कहा गया है। वो 8 जिले कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे याद सकते हैं? B2, फिर इसके बाद C2, इसके बाद आप याद कर सकते हैं SSF। ठीक है, तो ये ट्रिक है, चाहे तो दूसरा बना सकते हैं। B2 क्या? बहराइच और बलरामपुर, इसके बाद C2 क्या? चंदौली और चित्रकूट, फिर फतेहपुर, फिर आपका श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, और F है आपका फतेहपुर। तो B2 C2 SSF, यानी कि बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। ये क्या है? 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला के बारे में, जिसमें 112 आकांक्षी जिले हैं और उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिले समाहित है। उत्तर प्रदेश के कौन से 8 जिले हैं वो यहाँ पर ट्रिक के थ्रू आपको याद करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे आकांक्षी जिले के बारे में 2020 में भी पीटी में भी प्रश्न आया था, तो हो सकता है यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया जाए। कितने क्या जिले हैं इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, 112 क्या है? अल्प विकसित जिलों को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से यहाँ पर बोला गया है। पहले भी हमने एक लिस्ट जारी की थी, पहले 2-3 लेक्चर पहले, उसमें भी पढ़ा था कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं, कौन से लीस्ट है, कौन से टॉप पर है, उनको हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा आता है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। तो पहले तो यही याद रखना, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम है। कोल्लम कहाँ पर है ये? तो कोल्लम आपका ये जो है कोल्लम आप देखेंगे कहाँ पर अवस्थित है, इसको भी हम आगे करेंगे। केरल में जो है कोल्लम आपका है पहला संविधान साक्षर जिला है। ये पीटी में ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पर मेन क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे संविधान की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हिडन शब्द एक आपको दिखता है संविधान, तो बेसिक स्ट्रक्चर पहले हमें देखना है, बेसिक प्रिंसिपल जो है इसके संविधान के वो हमें समझना है। जैसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में जैसे कुछ अमेंडमेंट करके आपने देखा होगा, प्रस्तावना में कुछ अमेंडमेंट करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। सपा, अब ये सपा एक पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि आप देखेंगे सपा से क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इनको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसको देख लेना है। प्रस्तावना के बारे में पढ़ना, उनकी विशेषताएं क्या है। DPSPs, ठीक है, DPSPs क्या क्या है, अपने कितने DPSPs हैं। FR फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लेना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका बेसिक तैयार हो जाए। ये कहाँ से करना है आपको? पॉलिटी की किताब से करना है। घटना चक्र कौन सा? पूर्णावलोकन से करना है, कहीं नहीं भागना है। सीधे टॉपिक दिया होगा, जितने PYQs दिए गए सबको रट लीजिए, सबको टिक मार लीजिए। 100% आपके क्वेश्चन वहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो केरल के कोल्लम, ये पीटी में आपका आएगा, केरल के कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। याद रखना है, पहला सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा। कोल्लम को जो ये उपाधि है संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 22 का परिणाम है। तो ये जो उपाधि ये जो दिया गया है साक्षर जिला, जिसको बोला गया किसके दौरान? एक अभियान था संविधान साक्षरता अभियान, जिसमें द सिटीजन 22 के ये द्वारा इसको ये जो है इससे नवाजा गया है। पहला जिला इसको साक्षर जिला कहा गया है। याद रहेगा, बस इसमें इतना ही करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। किताब के साथ साथ अगर वीडियो को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम सटीक समझ आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और क्या छोड़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल कम समय में। ठीक है, और निश्चिंत रहिए, आपका पूरा किताब आपके एग्ज़ाम से कई दिन पहले हो जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, देखिए हाइड्रोजन इत्यादि से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो ये एनर्जी बेस्ड है, उसकी बात की जा रही है। तो घटना चक्र में आप देखेंगे एनवायरनमेंट में एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसे ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य इन्होंने रखा है। यहाँ पर क्लियर है। अब इस मिशन में कहा गया है कि कुछ इन्होंने जो मिशन लिया है वो कब तक का है, इन्होंने कहा है कि 2030 तक कुछ संभावित परिणाम इन्होंने अपेक्षा की इस मिशन से। वो क्या क्या अपेक्षाएं हैं इनकी, उससे पहले यहाँ देखिए 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। कब? जनवरी में। ठीक है, 2030 तक इन्होंने क्या संभावित परिणाम करने की अपेक्षा रखी इस मिशन से। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, देश में लगभग 125 गीगावाट का
जो अक्षय ऊर्जा है, क्षमता है, उसको वृद्धि के साथ हर वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, पहला फैक्ट, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा फैक्ट आपका यहाँ पर क्या कहता है, ये मेंस के लिहाज से आप देखेंगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाना, ठीक है, स्वदेश विनिर्माण क्षमता का विकास करना इत्यादि जो कॉमन से टॉपिक हैं मेंस के हिसाब से आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यहाँ नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या कह रहा है, भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो। क्या कह रहे हैं कि हर प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन का जो उत्पादन है उसमें 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो, ठीक है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आपको ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इन्वायरमेंट में, हालांकि इन्वायरमेंट के जो PYQs है, MCQs है, घटना चक्र है, उसको मैं जल्दी शुरू करने वाली हूँ ज्योग्राफी के साथ साथ। तो यहाँ पर एक इसकी बात कर रहे हैं, तो 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट के रूप में रूपांतरित करने की बात की गई है, और यही जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इन्होंने मंजूरी दी थी 4 जनवरी 2023 को। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, वायनाड जो है, वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। तो यहाँ पर वायनाड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित जितने भी नागरिक हैं उनको बेसिक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन ABCD फुल फॉर्म के अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन नामक अभियान जो है केरल के वायनाड जिले प्रशासन में चालू किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम बहुत सिंपल सा है ABCD और फुल फॉर्म क्या है, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ये जो केरल के वायनाड से शुरू किया गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार प्रबंध क्या है, इसके अंतर क्या है कि जल प्रवाह, जल अपवाह और मानव गतिविधियों से जो जल का दूषित रूप आ रहा है इसे सीवेज भी कहा जाता है। तो हमें पता है घरेलू सीवेज क्या है, औद्योगिक सीवेज क्या है, तूफान सीवेज क्या होते हैं, इसमें वर्गीकृत किया गया है। इन सीवेज के बारे में पता है, नहीं पता है तो गूगल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि 2023 18 जनवरी को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है, लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में फाइटोरिड तकनीक पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक का प्रश्न आ सकता है, नगर निगम की बात की जा रही तो आप देख लीजिएगा गूगल पे या किताब में कि नगर निगम की जो स्थापना है वो कब हुई है और कहाँ पर हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इस तरह के प्रश्न है तुरंत उसमें बेसिक को पकड़ लीजिए और उसको देख जाइए, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं यहाँ पर कहते हैं कि विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। ये जो अपशिष्ट उपचार संयंत्र तिरुपति से जो शुरू किया गया है विनायक सागर झील, अब इसमें विनायक सागर झील का नाम आया है, ठीक है। तो ये कहाँ अवस्थित है, हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में। क्यों आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये तिरुपति नगर निगम की बात कर रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है ये झील। तो आपका क्या ड्यूटी बनती है, झील सागर की जो बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे विश्व में जो झीलें हैं, ठीक है, उसको घटना चक्र से तैयार कर लीजिए। इंडिया के लेवल पर जितनी झीलें हैं उनको देख लीजिए और अपना मैपिंग पे, प्लेन मैपिंग पे उसको दर्शाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से मैपिंग से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो कर लेना है। इसके बाद कहते हैं अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास जो है वो किया गया है, किसके किसके सहयोग से किया गया है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। इसके बाद नीरी राष्ट्रीय, आप देखेंगे नीरी जो है, यहाँ माफ़ी चाहती हूँ बीच में फ़ोन था, नीरी जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका जो है विकास किया जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का जो विकास करेंगे वो कौन कौन करेगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा PT में नीरी इत्यादि की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये बारे में पूछ लिया गया है कई बार, तो ध्यान देना है। इसके बाद ये जो फाइटोरिड अपशिष्ट जल क्या है, अब फाइटोरिड तकनीक क्या है जो ये तैयार कर रहे हैं, वो फाइटोरिड तकनीक है कि फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। तो फाइटोरिड यहाँ पर याद रखना है, फाइटोरिड क्या है आपकी, फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है, अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद टेक्निक है। तो ये सब बेसिक है और PT में डायरेक्ट इससे वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पे पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर बॉक्स दिया गया, याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज संयंत्र की जो बात कर रहे हैं वो आपका नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है। 554 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। किसके तहत? यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। एक बार दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र जो है वो कहाँ? मुंबई में आप देखेंगे, जिसको हम टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कह रहे हैं। और मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है ये, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित है ये। बस यहाँ पर यही है कि पहला सौर जो संयंत्र मुंबई में है, विवेरियम कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हुआ है मुंबई स्थित। और किसके किसके बीच समझौता? TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और प्लस विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक MOU हुआ है। बस यहाँ पर इतना याद रखना है। याद रखेंगे तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। इसके बाद केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। तो इससे तो पहले ही एक प्रश्न बन गया, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ से बस आपका इतना याद रखना है और कुछ इसमें खास नहीं है, यहीं से एक प्रश्न बन सकता है अगर बनेगा तो। अंतिम प्रश्न आपका क्या कहता है? तो जो भी अभी तक हमने 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है वो क्या किया है आपका? राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में जितनी भी करंट अपडेटेड न्यूज़ थी, चाहे वो देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, विभिन्न मंत्रालय, सब पर घटनाओं पर हमने सारी उस न्यूज़ को आज यहाँ पर स्मार्ट कार्यक्रम के साथ साथ ख़त्म कर देंगे। यानी कि कल जब हम आएंगे या तो हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू करेंगे या फिर हम आर्थिकी से शुरू करेंगे, वो आपके कल की वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में पता चल जाएगा। फिलहाल आज का अंतिम टॉपिक क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट कार्यक्रम क्या है आपका? फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न बनाए 2020-21 में। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये आयुर्वेदा रिसर्च से संबंधित है आपका स्मार्ट, ठीक है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। और ये जो है किसके किसके तहत, किसके अंतर्गत की कमी इत्यादि के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ दी, देख लीजिएगा। यूपी की फेवरेट बीमारियों में एनीमिया और मधुमेह, मोटापा इत्यादि से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अब आपको क्या करना है? साइंस की घटना चक्र में जाकर, ये तो पढ़ ही लेना है, साइंस की घटना चक्र में जाकर बीमारी के नाम से अगर एक चैप्टर होगा जहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ दी गई होंगी, वो बीमारियाँ किन कमी से होती हैं, ठीक है, उन बीमारियों के कारण क्या है, उनके लिए कोई इस तरह की दवाइयाँ इत्यादि कुछ है तो उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन कौन कौन सी नई नई बीमारियाँ हैं, उनकी कमी के कारण क्या है, उनके कारण इत्यादि को देख लेना है, रट लेना है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और भी कई कारण हैं, ठीक है। और इस कार्यक्रम को क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRA सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज ने संयुक्त रूप से शुरू किया। किस कार्यक्रम को? स्मार्ट कार्यक्रम को। दो चिकित्सीय प्रणाली स्मार्ट कार्यक्रम को दो आयोग ने शुरू किया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन, दूसरा है CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज। तो इन दोनों के संयुक्त रूप के सहयोग से इनको शुरू किया गया। तो किसके संयुक्त रूप से शुरू किया गया? एकल रूप से शुरू किया, केंद्र प्रायोजित है, केंद्रीय क्षेत्रीय, इन सब शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पर क्लिक करके प्रश्न का उल्टा से हेर फेर कर देते हैं, वहाँ से प्रश्न गलत बन जाता है अगर हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो। यहाँ तक याद हो गया। तो आज क्या है, इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आज इस टॉपिक के, आज इस लेक्चर के साथ जो भी आपका राष्ट्रीय परिदृश्य की जितनी भी न्यूज़ थी इस किताब के अंदर, किस किताब के अंदर, जो दृष्टि की हम जो किताब कर रहे हैं, दृष्टि आई की जो करंट अफेयर्स की जो हम यहाँ पर बुक देख रहे हैं ना, उसका पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें सारी न्यूज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पेज नंबर बता देती हूँ आपको, इस किताब में कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी। पेज नंबर 19 से लेके 52 के बीच में आपको ये न्यूज़ सारी मिलेंगी, सारी आज कंप्लीट हो जाती है लेक्चर 5 के साथ। कल हम आएंगे एक और नए विषय, नए टॉपिक के साथ, चाहे हम आर्थिकी देखें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखें, वो लेक्चर 6 में आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाएं। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।